मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ, सुखी और खुशहाल होगे। आज मैं तुम्हें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी का तीसरा और अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का पहला भाग और दूसरा भाग का मैंने वीडियो बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कहानी का समरी मैं थोड़ा सा तुमको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद कहानी शुरू करता हूँ। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, लाल बहादुर, लाल बिहारी और श्रीकंठ। श्रीकंठ बड़ा था, लाल बिहारी छोटा था। श्रीकंठ एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, लाल बिहारी आवारा निकम्मा और बिना कुछ काम करने वाला व्यक्ति था। एक दिन उसने दो चिड़िया मारकर लाई और अपने भाभी आनंदी से कहा, भाभी इसे जल्दी से पका दो। आनंदी, जो उसकी भाभी थी, श्रीकंठ की पत्नी, चिड़िया को पकाने में घर का रखा हुआ एक पाव घी पूरा डाल दिया। जब लाल बिहारी उससे भोजन में घी न पड़ने का कारण पूछा तो आनंदी ने बड़े सरलता से कहा, देवर जी, एक ही पाव तो घी था, मैंने सब चिड़िया बनाने में डाल दिया, अब घी तो नहीं था इसलिए नहीं डाल पाई। लाल बिहारी कुपित हो गया, उसको भला बुरा कहने लगा। जैसा कि तुम जानते हो, स्त्रियां स्वभाव से बड़ी सरल और विनम्र होती हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई उनके मैके का उलाहना देता है तो वह रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। काली दुर्गा बनने में उनको जरा सा भी समय नहीं लगता है। आनंदी ने भी उसे कुछ कम बेसी कह सुनाया, जिससे लाल बिहारी का क्रोध बढ़ गया और उसने खड़ाऊ खींच करके अपनी भाभी को मार दिया। यह तो अच्छा था कि आनंदी खड़ाऊ को अपने हाथ से पकड़ ली, नहीं तो उसका माथा फट गया होता। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा चोट लगी, उंगली में। लाल बिहारी भैया के शनिवार के आने पर आनंदी से मिलने से पहले ही उसने कह दिया, भैया भाभी को थोड़ा समझा दीजिए, नहीं तो एक दिन बाद बहुत बिगड़ जाएगी। यद्यपि श्रीकंठ कुछ समझा नहीं, घर में गया तो उसने आनंदी से कहा, आजकल तुम क्या उपद्रव मचा रखी हो। आनंदी ने कहा, उसी से पूछ लिए थे जिसने यह आग लगाई। और अंत में उसने सारी घटना अपने पति श्रीकंठ से कह डाली, जो उसके साथ घटना घटित था। श्रीकंठ को क्रोध आ गया। उसने जाकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, या तो लाल बिहारी रहेगा या तो मैं रहूँगा, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में मेरे पत्नी को अपमानित किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, खड़ाऊ खींच करके मारा गया। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बाहर सर्विस करूँगा और यहाँ पे मेरी पत्नी अपमानित होगी। यह बर्दाश्त मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका पति हूँ। मैंने विवाह के मंडप में 7 फेरे लेते समय उसकी रक्षा का वचन दिया था, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रह सकता।
बेनी माधव श्रीकंठ के पिता उसे काफ़ी समझाए कि बेटा, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है, छोटी सी बात को बड़ी बात बना देते हैं। तुम तो बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं समझते हैं। लाल बिहारी छोटा है, माफ़ कर दो उसे। लेकिन श्रीकंठ को एक ही धुन थी कि वह अब उस घर में लाल बिहारी के साथ नहीं रहेगा। जब गांव वालों ने यह बात सुनी तो उन्हें, कुछ लोगों को उसमें बहुत आनंद आया। वह सोचने लगे कि दूसरों को उपदेश देना बहुत अच्छा होता है। आज चल कर के देखते हैं कि श्रीकंठ अपने पिता के साथ में कैसा बात व्यवहार करता है। इसलिए गांव के कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने, चीलम पीने के बहाने, रसीद जमा करने के बहाने, कुछ सामग्री मांगने के बहाने बेनी माधव के घर पे जमने लगे। बेनी माधव इस बात को ताड़ गए, क्योंकि वह पुराने ज़माने के आदमी थे। वह सोच रहे थे कि ये सभी कोई न कोई बहाना लेकर के इस तमाशा को बड़ा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से, श्रीकंठ से कहा, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो मन करे सो कर लो। अब तो बच्चे से अपराध हो ही गया है। यहाँ तक मैंने अपने स्टोरी के सेकंड पार्ट में कहानी को बताया था। अब उसके आगे मैं कहानी करता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। यहाँ पे है 37 पेज पे नीचे, इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में किसी भी तरह नहीं रह सकता हूँ। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर के क्षमा करो, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े लोग अपने से छोटों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। तुम भी लाल बिहारी को अपना छोटा भाई समझ करके उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। उधर लाल बिहारी चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, ऐसा नहीं था। बाप का भी वह उतना लिहाज नहीं करता था जितना अपने बड़े भाई श्रीकंठ का वह लिहाज करता था, सम्मान करता था। श्रीकंठ, ध्यान देना, श्रीकंठ भी लाल बिहारी को बहुत अधिक चाहता था। वह जब भी इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवाई थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा तो श्रीकंठ बहुत प्रसन्न हुए और अखाड़े में ही जाकर के उसे गले से मिले और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। पैसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुन करके, हृदय विदारक का मतलब होता है दिल को दुख पहुंचाने वाला, दिल को चोट पहुंचाने वाला बात सुन करके लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट करके रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने जो भी किया अपनी भाभी आनंदी के साथ वह ठीक नहीं किया। लेकिन समय अब वह बीत चुका था, इसलिए पश्चाताप के सिवा और कुछ बात न थी। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं।
मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुला करके समझा बुझा देंगे और मैं उनके बताए गए रास्ते को पुनः स्वीकार कर भाभी से भी माफ़ी मांग करके अपना दैनिक क्रिया फिर से करने लगूँगा। परंतु आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन करता था कि भैया उसके साथ अन्याय करेंगे। एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, श्रीकंठ को वह समझता था कि वह उसे माफ़ कर देंगे। उसका मन करता था कि भैया उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे, उसे माफ़ कर देंगे, उसे पुनः अपने में मिला लेंगे और उसकी भाभी आनंदी को भी समझा देंगे। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे उतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर के कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न जान सके कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर के बोला, भाभी, भैया ने निश्चय ही कर लिया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप माफ़ कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। मैं अपने किए गए गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, उस पर पश्चाताप करना चाहता हूँ। यह कहते हुए लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो प्रेम से नहीं, घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो श्रीकंठ अपने भाई लाल बिहारी की परछाई से भी दूर भागना चाहते थे। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत अपने पति श्रीकंठ से की थी, लेकिन अब उसके मन में भी पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है। उसका मन भी दुखी है कि ओह, मैंने क्या अनर्थ कर दी, तिल को ताड़ बना दिया, छोटी सी बात को मैं इतना बड़ा कर दी। वह मेरा देवर था, यदि मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, देवर बच्चा के समान होता है, लेकिन मैंने इतना न कर पाई। मैं उसके भाई श्रीकंठ से कुछ बढ़ा चढ़ा करके ऐसे बात कर दी, जिससे नौबत इस तरह से आ गई कि श्रीकंठ उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते और उसे भाई भी नहीं समझते। उनके नेत्रों से जल बहने लगा। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं थे। श्रीकंठ को देख करके आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया और कहाँ पहुंचा दिया। श्रीकंठ ने कहा, मैं नहीं बुलाऊंगा। तब आनंदी ने कहा, यदि तुम लाल को नहीं बुलाओगे तो पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि है। ऐसा न हो कि वह यहाँ से चल दें, घर को छोड़ दे और घर छोड़ देने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा अंतिम प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं तो मैं किस मुंह को लेकर के उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पास जाऊं? आप ही मेरा प्रणाम मेरे भैया को कह दीजिए। जब उन्होंने प्रण ही कर लिया कि मेरा मुंह नहीं देखेंगे, तो मैं उनके प्रण को तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं चला जाऊंगा।
लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़ करके देखा और आंखों में आंसू भर करके बोला, भाभी मुझे जाने दो, भाभी मुझे जाने दो। भाभी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी ने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई है। मैं उस गलती का पश्चाताप करने के लिए जहाँ कहीं भी चला जाऊँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। आनंदी ने उसे अपने अधिकार को दिखाते हुए कहा। तब लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। अब इस बात को सुनकर, जो कि पीछे श्रीकंठ खड़ा था, इन सभी बातों को सुन करके उसका भी दिल पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर के लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट करके रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि आप मेरा मुंह नहीं देखेंगे। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे, मैं उन सभी दंडों को स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो भविष्य में ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देख करके आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत तो सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी का उदारता का बखान किया और एक स्वर में कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। क्या कहा? बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। और इस तरह से प्रशंसा की पात्रा आनंदी अपने पति और अपने देवर लाल बिहारी को फिर से मिला करके गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि अगर औरतें चाहे तो बिगड़ते हुए घर को बना लेती हैं। और इस तरह से इस कहानी का समापन हुआ। यह कहानी आज पूर्ण हुई। मुझे आशा है कि तुम सभी कहानी को ध्यान से सुने होगे और कहानी को समझे होगे। तो फिर मैं यहीं पे इसका समापन करता हूँ और तुम सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ